नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में। दोस्तों, तैयारी सीटेट की के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं अपठित बोध, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या प्रोस भी कहते हैं। आप देखते हैं कि सीटेट के पेपर में दो भाषाएं आपको लेनी होती हैं और दोनों में ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने के लिए आता है। अपठित बोध इसे कहा जाता है। तो दोनों को ही हम कैसे कर सकते हैं, आइए आज अपने वीडियो में हम जानते हैं कि किन ट्रिक्स को हम इस्तेमाल करें तो कम समय में हम ये अपने नाम कर सकते हैं जो नंबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपठित बोध, अपठित, पठित कहते हैं पढ़ा हो, पहले से पढ़ा हो, और अ कहते हैं नहीं, न के रूप में आ जाता है, वो नकारार्थक अर्थ आ जाता है उसका। तो जिसे पहले ना पढ़ा हो वो अपठित है। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में से आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, दो भाषाएं हैं तो दोनों में 15-15 प्रश्न, यानी कि 30 प्रश्न, कुल 30 प्रश्न, 30 अंक। इस वीडियो को देखने से यहाँ इस वीडियो पे जो ट्रिक्स बताई जाएंगी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो 30 नंबर आपके यूं ही बन जाएंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं हम। देखिए, सीटेट के पेपर में दो भाषाएं आपको लेनी होती है, ये आप जानते हैं। तो जो पहला वाला रहता है, पहली भाषा, भाषा एक, उसमें आप चाहे हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें, कोई भी भाषा लें, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाषा एक के अंदर जो अपठित गद्यांश होता है उसमें दो तरह से पूछा जाता है। एक अपठित गद्यांश भी होता है, एक अपठित पद्यांश होता है। तो दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप हिंदी ऑप्ट करो चाहे इंग्लिश ऑप्ट करो, कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट करोगे तो भाषा एक में एक अपठित गद्यांश होता है और एक अपठित पद्यांश होता है, जबकि भाषा दो में दोनों ही अपठित गद्यांश होते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप एक तरीके से ये देखिए कि आप दो लैंग्वेज है आपके पास, आप दो लैंग्वेज लेकर के पेपर कर रहे हो तो 30 प्रश्न आपके, जो दोनों भाषाओं में से 15 प्रश्न एक भाषा के, 15 प्रश्न एक भाषा के, तो 15-15 30 प्रश्न आपके यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, 30 अंक आपके पास आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल ये जो अपठित गद्यांश या पद्यांश है, इसके संबंध में जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे अपने अनुभव की हैं कि हम लोग जैसे ये जो पैराग्राफ हमें पढ़ कर के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, तो ऐसा है कि इसमें हम ज़रा सा ध्यान देंगे तो हमारे मार्क्स यूं ही आ जाएंगे। हम, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ पे देनी है, जो हमें फोकस करना है वो है, हमें कंसंट्रेशन हमें ज़रूर बनाए रखना अपना। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे कि जिससे आप ये कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, गद्यांश या पद्यांश में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश पद्यांश में ही मिलेंगे। आप अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पे उत्तर ना दें, क्योंकि जो पैराग्राफ आपको दिया गया, अनुच्छेद आपको दिया गया है, उसी के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, चाहे उसमें नेगेटिविटी ही क्यों ना भरी हो। चाहे आपको लगे कि ये आइडियलिस्टिक नहीं है, मैं ऐसा जवाब दूंगा तो ये तो कोई आइडियलिस्टिक आंसर नहीं है, मत सोचिए इन सब चीज़ों को। आपको केवल उसी पर जवाब देना है जो पैराग्राफ में दे रखा है, वही जवाब देना, आपको व्यक्तिगत सोच के आधार पे जवाब नहीं देना। फिर जो दूसरा है, पैराग्राफ पढ़ने से पहले, उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने से पहले आप एक नज़र उसके संबंधित जो प्रश्न है उन पर ज़रूर डाल लीजिए। एक बार एक दृष्टि में प्रश्नों को देख लीजिए कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और हाथ पे पेंसिल रखिए, और जब आपने वो प्रश्न पढ़ लिया उसके बाद आप गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने अपने 5 से 7 मिनट इस पैराग्राफ को दे दिए कि इस पैराग्राफ को आप समझ पाए और साथ के साथ इसके प्रश्नों के उत्तर निकाल पाए, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा जो कि अन्य प्रश्नों के काम आएगा। और दूसरी चीज़,
जो आपके ये 30 नंबर है वो पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे। 30 नंबर बहुत होते हैं, ये 30 नंबर पूरे आपके हो जाएंगे। सिर्फ आपसे 5 से 7 मिनट का कंसंट्रेशन मांग रहे हैं, ध्यान मांग रहे हैं। तो आप क्या करिए, हाथ में पेंसिल लेकर के पैराग्राफ को बड़े ही ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आसपास से जो ध्वनियाँ आ रही हैं, जो कहीं से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है या कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, उसको अवॉइड कीजिएगा और अपना ध्यान पूरी तरह से पैराग्राफ पर लगाइएगा और साथ के साथ समझते जाइएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ समझते जाइएगा और फिर जिस जिस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता जाएगा आप उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, मार्क करते जाइएगा जिस जिसका उत्तर आपको मिलता जाएगा। मान लीजिए आपने 7 प्रश्न पूछे हैं, उसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 7 में से आपको 4 तो आ गए, 4 के आंसर आप निकाल पाए, 3 के आंसर नहीं निकाल पाए, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक काम लेना है, डरना नहीं है। पूरा एक पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, हो जाने दो, एक बार पूरा थॉरो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको 4 क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए ना, और बाकी 3 के नहीं मिले, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर वही 3 प्रश्न जिनके उत्तर नहीं मिले हैं, एक बार उनको रीड कर लीजिए कि क्या क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ को दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए और अब ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ आपने अंडरलाइन किया है तो वो आंसर वहाँ से टैली करते जाइएगा कि ये मैंने जो आंसर अंडरलाइन किया ये सही है ना, उसकी जांच करते चलिएगा। तो ऐसे करके एक बार, 2 बार, दूसरी बार भी आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और जो बचे हुए जो 3 प्रश्न हैं उसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। और हाँ, यदि शीर्षक संबंधी कोई प्रश्न पूछे गए हैं तो वो गद्यांश और पद्यांश का मूल भाव क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा और जो सबसे रेलेवेंट है, सबसे उपयुक्त है उत्तर, उसी पे टिक करिएगा। कि 4 ऑप्शंस दिए, आपको हो सकता है लगे कि पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठीक तो ये चौथा वाला लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा ठीक पे ही जाना है आपको। तो इसलिए आप ये इस तरह से शीर्षक संबंधी प्रश्न भी कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से आप अपठित गद्यांश और पद्यांश को आप कर पाएँ। उदाहरण के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ भी सीटेट परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। तो इस पैराग्राफ को देखने से पहले इन प्रश्नों पर आप दृष्टिपात कर सकते हैं। प्रश्न दे रखे हैं स्क्रीन पर, आपको क्या करना है, आपको बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लेना है। एक नज़र आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए और जब आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, देखिए अब ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 125, 126, 127, ये 3 प्रश्न आपके व्याकरण पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको सीटेट के पेपर में डायरेक्ट व्याकरण नहीं पूछी जाएगी। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंतर्गत अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछ सकते हैं। जैसे अब इसमें कहा कि बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए पैराग्राफ बिना पढ़े भी ये हो सकता है ऐसे तो, कि बेबस, बेअदब, बेईमान, बेफिजूल, बे सब में लगा के देख लो। अब किस में सही नहीं बैठ रहा है कि भाई जो है ही नहीं, अनयूजुअल सा लग रहा है, उसको मार्क कर सकते हो आप। फिर जैसे अगला है प्रतीक्षा, शब्द से एक नया शब्द बन सकता है, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा शब्द आपने प्रतीक्षा से संबंधित सुना हुआ है, जो है प्रचलन में है, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन। तो इस तरह से किया जा सकता है। वर्ष में इक मिलाया तो क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर 128 नंबर पे जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, अब इसमें भी स्पष्ट कहा है कि अनुच्छेद के आधार पर आपको उत्तर देना है, आपको उत्तर अनुच्छेद के आधार पे ही देना है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको वापस अनुच्छेद पे जाना है और अब अनुच्छेद को आप पढ़ सकते हैं। आप अनुच्छेद को रीड करिए और ध्यान दीजिएगा कि साथ के साथ ही आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप एक एक सेंटेंस को अगर आप साथ के साथ समझते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कहा है कि पाठ्यक्रम को कक्षाक्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अभी तो कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। तो यहाँ बताया गया कि पाठ्यक्रम और कक्षाक्रम, जो क्लास में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अगर इन दोनों को हम बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के बांध दें, एकदम बिल्कुल रिजिड हो जाए हम यहाँ पर, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बच्चे का विकास
एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं बन पाएगा, लगातार नहीं हो पाएगा। जबकि क्या होगा, कृत्रिम खंडों में बँट जाता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो। तो एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग ना देकर, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए सहयोग ना देकर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी सा सेंटेंस है कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में योगदान देना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति होती है तो ना देता है वो देता नहीं है और एक मजबूरी बन जाता है। अब उस मजबूरी से क्या होता है, बच्चा और अध्यापक दोनों बेबस होकर के उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत, क्योंकि वो करिकुलम में ही ऐसा है कि वो एकदम से नहीं स्किप नहीं कर सकता, तो पूरे वर्ष और उससे भी अधिक उसे प्रतीक्षा करनी होती है। और जब भी वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा, जब समय आएगा तब कर पाएगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं शो हो रही है। अब यहाँ पे अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र का उदाहरण दिया है कि जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं होता। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी आ रहा है, इस पैराग्राफ में आप देखेंगे स्थिर नहीं है, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। अब यहाँ पे क्या है कि वो अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी विषय को जानना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, छूट है, उसको कर सकता है। सामान्य स्कूलों में जहाँ ये छूट नहीं दी जाती, कंपैरिजन कह रहा है कि सामान्य स्कूलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में ऐसा होता है। होता क्या है, होता प्राय ये है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है। बच्चे के लिए वो नया होता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। नया होता है, विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का पर्याय हो। और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का पर्याय होता है, जैसे कि उसने कह भी दिया कि भारत में ऐसा हो। तो ये पैराग्राफ इस तरह से क्वेश्चंस आपके माइंड में, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप एक एक करके इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अपने पास इसके उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर को मार्क कर लीजिएगा और अब आपके सामने स्क्रीन पर ये उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी में से आप अपने आंसर मिला लेंगे। तो दोस्तों देखा ना कि अपठित गद्यांश और पद्यांश करना कितना सरल है, कितना आसान है कि हम 30 नंबर यूं ही थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा अगर हम अपना पूरा ध्यान उस पर रखते हैं और थोड़ा सा समय देते हैं तो 30 नंबर हमारे हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा ये अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नमस्कार।